नमस्कार साथियों। अपना जो टॉपिक चल रहा था समास, उसका दूसरा पार्ट आज शुरू करते हैं। दो समास पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि वो दो समास जो है वो आपको अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। अगर उनमें से कोई प्रश्न आता है तो आपका बिल्कुल सही होगा, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो आज तीसरा जो समास है वो शुरू करते हैं, तत्पुरुष समास। देखिए, इन समासों का जो क्रम है वो आप कैसे भी लिख सकते हो। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, किसी भी क्रम को कहीं पर भी आप रख सकते हो। तो तीसरा है तत्पुरुष समास। देखो, 10th क्लास में तो सीधी सीधी परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए या बताइए। तो परिभाषा आपको याद करनी है। तत्पुरुष समास की परिभाषा देखिए, जिस समास का दूसरा पद, यानी समास में कम से कम कितने पद होने चाहिए थे? 2 पद होने चाहिए थे। एक तो पूर्व पद और एक दूसरा उत्तर पद। पहला वाला जो शब्द है उसको पूर्व पद कहते हैं और बाद वाला जो शब्द होता है उसको उत्तर पद कहते हैं। तो दूसरा पद या उत्तर पद, बाद वाला जो पद है वह प्रधान होता है। अव्ययभाव समास में तो पहला पद क्या था? प्रधान था, अवयव होता था। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि दूसरा जो पद होता है वो प्रधान होता है, प्रमुख होता है, यानी दूसरा जो शब्द है उसी से उस शब्द का अर्थ समझ में आता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखो, तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कारक कितने होते हैं? पहले जो वीडियो आया था उसमें मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया था। कारक 8 होते हैं। उन 8 कारकों के जो विभक्ति चिन्ह है उनका प्रयोग तत्पुरुष समास में किया जाता है। आप देखिए, उस जो 8 कारक थे उन 8 कारकों में से 2 कारक जो है कर्ता कारक और संबोधन कारक, इनकी विभक्तियों का प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं होता है। तो यहाँ कंपटीशन में प्रश्न भी बन सकता है कि तत्पुरुष समास में कितने कारकों का प्रयोग होता है, जो कारक है उनके कितने चिन्हों का, कितने कारक के चिन्हों का प्रयोग होता है। तो उसमें आएगा आपके 6 कारक चिन्ह। कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर, यानी जो समास विग्रह करेंगे तो इनका जो अर्थ, कर्म का अर्थ क्या होता है, करण का क्या होता है, से किस रूप में आता है, वो सारा का सारा उसमें समझ में आ जाएगा। अब आगे देखिए, समस्त पदों का विग्रह करते समय 2 शब्दों को जब मिलाते हैं तो वह समस्त पद बन जाता है, समास बन जाता है। और उनको जब वापस अलग अलग लिखते हैं तो वह विग्रह कहलाता है। करते समय जो कारक चिन्ह शब्दों के बीच में लिखा जाता है, यानी 2 शब्दों के बीच में जो कारक चिन्ह लिखा जाता है उस कारक का नाम तत्पुरुष समास से पूर्व लिख दिया जाता है। जैसे कर्म कारक का चिन्ह आया है तो उस समास के आगे क्या लिखेंगे? कर्म तत्पुरुष समास लिखेंगे। इस प्रकार से उसका नाम लिखा जाएगा। अब आगे देखिए, अब इन 6 कारकों को देखते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म कारक का उदाहरण आएगा, तत्पुरुष समास उसमें लग जाएगा तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसकी कर्म की विभक्ति क्या होती है? को होती है। तो 2 पदों के बीच में क्या लग जाएगा? को लग जाएगा। जैसे शब्द देखिए, मुंह है तोड़, मुंह है को तोड़ने वाला। अब देखिए, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पहले तो ये देखते हैं, 2 पद हो गए, मुंह है और तोड़। मुंह है का अर्थ क्या होता है? मुख। इससे आगे कोई अर्थ नहीं निकल रहा इसका, लेकिन दूसरा जो पद है ये इसके साथ जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा मुंह है को तोड़ने वाला। ज़्यादा जो अर्थ है वो किसकी वजह से आ रहा है? दूसरा जो पद है तोड़, इसकी वजह से आ रहा है। तो इसमें कौन सा पद प्रधान हो गया? दूसरा पद प्रधान हो गया, जिसकी वजह से पूरा अर्थ समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या लगा हुआ है? कौन सी विभक्ति लगी हुई है? को लगी हुई है। को किस में आता है? कर्म में आता है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। अब देखिए, कंपटीशन जो होता है उसमें भीड़ को कम करने के लिए, अलग छांटने के लिए उसमें दे दिया जाता है, ये केवल तत्पुरुष समास न देकर ये कर्म, करण, संप्रदान
ये शब्द भी उसमें साथ में जोड़ दिए जाते हैं, जिससे ये थोड़ा सा जो पर्सन है उसको और ज़्यादा कठिन बना दिया जाता है। तो याद रखना, को आ गया तो कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। दूसरा देखिए, गंगाधर। गंगा नदी का नाम है, बस इतना ही जानते हैं। उसके बाद में धर का अर्थ देखो, इसका वजन जो है इस पद गंगाधर में जो दूसरा पद है इसका वजन ज़्यादा है। गंगा को धारण करने वाला, इससे जो अर्थ पूरा है वो समझ में आ रहा है, अर्थ स्पष्ट हो रहा है। कौन से पद से? दूसरे पद से स्पष्ट हो रहा है। तो इसमें दूसरा पद प्रधान है, प्रमुख है, और जिसमें दूसरा पद प्रमुख होता है वो तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष में भी कौन से में आ रहा है? को आ गया, कर्म को, गंगा को, गंगा इसमें क्या है? कर्म है, को धारण करने वाला। तीसरा देखिए, पॉकेट मार। पॉकेट को मारने वाला। तो ये कर्म तत्पुरुष समास हो गया। अब अगला देखिए, कारण, जिससे कार्य होता है, साधन के लिए आता है और इसका विभक्ति चिन्ह होता है से, जो साधन के लिए आता है। हस्तलिखित। हस्त यानी हाथ। अब लिखित यानी हाथ से लिखा हुआ। अर्थ किससे स्पष्ट हुआ है? लिखित शब्द से अर्थ स्पष्ट हुआ है। तो इसका मतलब दूसरा पद महत्वपूर्ण है, प्रधान है, और से आ गया किससे लिखा हुआ? हाथ से। हाथ किस रूप में आ गया? साधन के रूप में आ गया। तो कारण दूसरा पद प्रधान है, तत्पुरुष समास। कारण तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। रोग पीड़ित। रोग से पीड़ित। अगला देखिए, तुलसी कृत। तुलसी द्वारा, या के द्वारा भी हो सकता है, यहाँ पर द्वारा भी हो सकता है। कृत यानी रचा हुआ। तुलसी के द्वारा लिखा गया, रचा गया। अब तीसरा देखिए, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। कर्ता जो है, क्रिया किसके लिए करता है? तो देखिए, विद्या आलय, यहाँ से दो पद बन गए, विद्या और आलय। विद्या के लिए आलय। आलय किसके लिए बनाया गया? किसके लिए है? विद्या के लिए। के लिए आ गया। तो विद्या के लिए जब इनका समास बनाएंगे, समस्त पद बनाएंगे, तो विद्या और इनको जोड़ देंगे और ये इनका लोप हो जाएगा। और जब समास विग्रह करेंगे तो इनको जो हटाया गया था उनको वापस लिख दिया जाता है। हथकड़ी। कड़ी किसके लिए? हाथ के लिए। हाथ के लिए कड़ी। संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। काक-बलि। काक की बलि नहीं, काक के लिए बलि। देखिए उसको याद रखना। काक बलि। एक होती है नर बलि। नर की बलि, न कि नर के लिए बलि। नर बलि, ये इसका उदाहरण नहीं है। क्यों? क्योंकि नर की बलि हो जाएगा, नर के लिए बलि नहीं होता है। तो यहाँ काक बलि है, तो काक के लिए बलि, तो ये किस में आ गया? संप्रदान तत्पुरुष समास में आ गया। आगे देखिए, चौथा देखिए, अपादान तत्पुरुष समास। इसमें भी से आता है, लेकिन वो किस रूप में आता है? किसके लिए आता है? अलग होने के भाव में आता है। तो किसी से अलग होने का भाव इसमें आएगा। देखिए, पथ भ्रष्ट। पथ रास्ता, मार्ग। अब इतना ही अर्थ समझ में आता है। इसके आगे जो दूसरा पद है भ्रष्ट, ये इसके साथ जोड़ देते हैं, तो पथ से भ्रष्ट अर्थ निकलेगा। किससे निकला? इस दूसरे पद से निकला। तो दूसरा पद प्रमुख है, इसका मतलब तत्पुरुष समास हो गया। तत्पुरुष में भी किसका भेद है? से आ रहा है। पथ से क्या हो रहा है? वो अलग हो रहा है, रास्ते से भटक रहा है। तो रास्ते से अलग हो रहा है, इसका मतलब अपादान आ गया। दूसरा पद प्रमुख है तो तत्पुरुष समास हो गया। कामचोर। काम को चुराने वाला नहीं, अर्थ होता है इसका काम से जी चुराने वाला। काम से वो उसके नज़दीक जा रहा है, दूर जा रहा है। दूर जा रहा है तो दूर जा रहा, तो कौन सा कारक हो गया? अपादान कारक हो गया। और
दूसरे का अर्थ प्रमुख है तो तत्पुरुष समास हो गया। अगला देखिए, भयभीत, भय से भीत, डरना, भय यानी डरना, तो भय भीत का अर्थ हो गया भय से भीत, से आ गया, भय से क्या हो गया, अलग हो रहा है, डर रहा है, तो अपादान कारक हो गया। अगला देखिए, संबंध इसका होता है का, के, की, मृत्युदंड, मृत्यु का दंड, संबंध आ गया। नरबलि, अब देखिए पहले जो आया था संप्रदान में वो आया था काक बलि, काक के लिए बलि, अब इसमें है नर बलि, नर के लिए बलि नहीं होगा, नर की बलि होगा, नर की बलि। मातृभाषा, माता की भाषा, कौन सा कार हो गया, संबंध कारक हो गया, वो तत्पुरुष समास हो गया। अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास, इसका विभक्ति चिन्ह होता है में और पर। आधार बताया जाता है इसमें स्वर्गवास, स्वर्ग में वास करने वाला, स्वर्गवास का हो गया स्वर्ग, बस स्वर्ग इतना ही जानते हैं, इतना ही अर्थ निकलता है। वास, स्वर्ग में निवास करने वाला, अर्थ किससे आया, वाला से आया। दूसरा पद प्रमुख हो गया, तत्पुरुष समास है, में आया इसमें अधिकरण का, तो अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, आधार हो गया इसका। आप बीती, आप बीती सुनाइए, आप पर बीती हुई सुनाएगा ने, तो आप पर बीती हुई, पर आ गया, अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। तो आपके ये जो 6 कारक के तत्पुरुष समास थे वो पूरे हो गए। अब इसी में 2-3 प्रकार के समास और होते हैं तत्पुरुष समास में ही, वो पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास में आगे है नए तत्पुरुष समास, इसमें नकारात्मक अर्थ देने वाला ये समास होता है, इसमें नकारात्मक अर्थ आता है। इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, इसीलिए तो इसमें तत्पुरुष समास होता है। अब देखिए आगे, ये इंपॉर्टेंट है, रूप परिवर्तन होने के कारण अव्ययभाव समास नहीं है। उसमें क्या होता है, अव्ययभाव समास में रूप परिवर्तन नहीं होता है। देखिए उदाहरण देखिए इसके, अ उपसर्ग है, ऐसे बना है अनाथ, विग्रह हो गया नयनाथ, उपसर्ग है, और उपसर्ग किस में लगते हैं, अव्ययभाव समास में भी लगते हैं, लेकिन उसमें क्या नहीं होता है, रूप परिवर्तन नहीं होता है। अब देखो इसका रूप परिवर्तन कैसे होगा, ये एक वचन में है, इसका क्या बन जाएगा, अनाथों, हमें अनाथों की सेवा करनी चाहिए। अनाथों किस में बन गया, बहुवचन में, इसका क्या हो गया, रूप परिवर्तन हो गया। अब देखिए 2 पद है, अ उपसर्ग है, नाथ, इसमें महत्वपूर्ण जो है अर्थ किसका निकलता है, नाथ का, तो ये दूसरा पद प्रधान हो गया, इसमें तत्पुरुष हो गया, और अ रूप परिवर्तन हो रहा है इसलिए अव्यय भाव में नहीं जाएगा। नय नाथ, ये नकारात्मक भाव आ गया। अज्ञान, न ज्ञान, अज्ञानों, हमें अज्ञानों से दूर रहना चाहिए, रूप परिवर्तन हो गया। अनपढ़, न पढ़ा हुआ, विग्रह हो गया। अब देखिए रूप परिवर्तन होता है इसका, अनपढ़ो, न का नकारात्मक भाव आ रहा है, नए तत्पुरुष समास हो गया, दूसरा पद प्रधान है, तत्पुरुष समास है, रूप परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब ही अव्यय भाव समास नहीं है। समास ये उपसर्ग आने के बावजूद भी ये क्या नहीं है, अव्यय भाव समास नहीं है। अगला देखिए लुप्त पद तत्पुरुष समास, कारक चिन्हों के साथ साथ, तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का तो लोप होता ही होता है,
उसके साथ साथ इसमें जो बीच के पद है उनका भी क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, लुप्त पद तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसे मध्यलोपी समास भी कहते हैं, मध्यलोपी समास कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि मध्यलोपी समास कौन सा होता है, तत्पुरुष समास में होता है। देखिए उदाहरण देखिए, बैलगाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी, ये कारक चिन्ह आ गया। अब जब इनको समास बनाएंगे, सामासिक पद बनाएंगे, तब इसको, इस पद को और इस पद को जोड़ेंगे, बैल गाड़ी। इनके बीच के जो पद है वो भी क्या हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं। समास कारक चिन्ह है उनके साथ साथ ये जो पद है इनका भी लोप हो जाता है। आगे देखिए, मधुमक्खी, मधुमक्खी, बीच वाले जो पद है इनका क्या हो गया है, लोप हो गया है। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। यानी कारक चिन्ह के साथ साथ जो अन्य पद है उनका भी क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इस कारण से ये कौन सा समास हो गया, लुप्त पद तत्पुरुष समास हो गया। ये आपका जो तत्पुरुष समास है ये यहीं पर पूरा होता है। आगे अब दूसरा देखते हैं, द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद, समास में कितने पद होते हैं, कम से कम 2 पद होते हैं, और जिस समास में दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, पहले वाला पद और दूसरा पद दोनों ही क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, बराबर का महत्व रखते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों का बराबर अर्थ निकलता है और दोनों का बराबर महत्व होता है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। अब देखिए, इसमें समस्त पद बनाते समय, यानी समास बनाते समय और, अथवा, या आदि शब्दों का लोप हो जाता है। समस्त पद बनाते समय, समास विग्रह का समास बनाते समय जो बीच में और, अथवा, या शब्द लगे हुए होते हैं इनका लोप हो जाता है। और जब समस्त पद का समास विग्रह करते हैं तो ये शब्द जो है उनमें वापस जोड़ दिए जाते हैं। इस समास के 3 भेद होते हैं। देखो, कंपटीशन की जो एग्जाम होती है उसमें तो हर पंक्ति से प्रश्न बनता है, समस्त पद बनाते समय और, अथवा, या कौन से या शब्दों का लोप कौन से समास में होता है, प्रश्न बन गया, द्वंद्व समास में होता है। तो इसके कितने भेद होते हैं द्वंद्व समास के, 3 भेद होते हैं। पहला है इतरेतर, इतर प्लस इतर, इतर धन इतर, द्वंद्व, विकल्पक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, ये 3 भेद हो गए इसके। अब पहला देखते हैं इतरेतर। इतर इतर यानी दोनों का अलग अलग अर्थ है। इस समास में दोनों पदों का बराबर का महत्व होता है, दोनों बराबर महत्व रखते हैं, कोई किसी से कम नहीं रखता है। इसमें समुच्चय अवयव, समुच्चय बोधक जो अवयव होता है, शब्द जो होता है, और का लोप हो जाता है। यानी समास विग्रह करते समय बीच में क्या लिखा जाता है, और लिखा जाता है, और जब समास बनाते हैं तब और का लोप हो जाता है। तो देखिए, सीताराम शब्द है, इसमें सीता और राम, ये इसका समास विग्रह हो गया। बीच में क्या लग गया, समुच्चय अवयव और लग गया। दाल भात, दाल और भात। हरिहर, हरि और हर, हर यानी शिव जी। अब ये देखिए 35, 5 और 30,
ये इनका समास विग्रह हो गया, इधर वाले समस्त पद हो गए। तो इनके बीच में क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है, समूचे अवयव और लगा हुआ है। इनका लोप करके, और का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है, और जब समास विग्रह करते हैं इनका तो इसमें और लिख दिया जाता है। तो और जो अवयव है उसका लोप किस में होता है, इतरेतर द्वंद्व समास में होता है। अब इसका आगे देखिए दूसरा भेद, इसमें आगे देखिए, जब दो संख्याएं मिलकर एक बड़ी संख्या का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। अभी ऊपर पढ़ा था 35, इसमें 5 और 30 मिलकर 35 बने हैं। तो इसमें कितनी संख्या आएगी, 2 संख्याएं आ गई। जब 2 संख्याएं मिलकर किसी शब्द का निर्माण करते हैं, किसी संख्या का निर्माण करते हैं, तो वह संख्या किस में आती है, द्वंद्व समास में आती है। और एक बात और ध्यान रखना, इसमें जो 2 संख्या आएगी उसमें पहली संख्या क्या आएगी, हमेशा छोटी आएगी। छोटी संख्या पहले आएगी और बड़ी संख्या बाद में आएगी। अब द्वंद्व समास का दूसरा भेद देखिए, विकल्पक या वैकल्पिक द्वंद्व। इस समास में क्या दिया हुआ आता है, विकल्प दिया हुआ आता है। सूचक समुच्चय बोधक जो अवयव होता है, कौन सा होता है, विकल्प। या ये कर लो या ये कर लो, वहाँ पर क्या हो गया, विकल्प दे दिया ना आपको। तो जहाँ पर या अथवा का प्रयोग होता है वहाँ वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। अब देखिए इसमें ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। विलोम अर्थ वाले, यानी जो विलोम शब्द होते हैं, विलोम अर्थ रखने वाले जो शब्द होते हैं वो किस में आते हैं, इस वैकल्पिक द्वंद्व में आते हैं। दोनों में से किसी एक विकल्प का अर्थ ही निकलेगा। जो 2 पद दिए हुए आते हैं उन दोनों पदों में से एक का अर्थ ही निकलेगा। एक तो विलोम अर्थ वाले जो शब्द है वो इसमें आते हैं, और दोनों में से अर्थ किसका निकलेगा, केवल एक का ही निकलेगा। उदाहरण देखिए, लाभ हानि, या तो हानि होगी या लाभ होगा, दोनों में से एक ही होगा। दोनों साथ नहीं हो सकते, लाभ और हानि साथ हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। या तो हानि होगी या लाभ होगा। जीवन मरण, जीवन या मरण, दोनों में से एक का ही अर्थ निकलेगा। हाँ या ना, खाना खाओगे, हाँ या ना, दोनों में से एक का ही अर्थ निकलेगा। हाँ ना दोनों का अर्थ थोड़ी निकलेगा। हाँ खाएंगे और नहीं खाना तो ना, तो वहाँ पर हाँ नहीं आएगा, और हाँ है तो ना नहीं आएगा। दोनों में से एक का ही अर्थ आएगा। आज कल, आज या कल, या तो आज होगा नहीं कल होगा, दोनों साथ नहीं आएंगे। अगला देखिए, शीतोष्ण, शीत या उष्ण, दोनों चीज़ साथ नहीं होगी। ठंड और गर्मी साथ नहीं होगी, या तो शीत होगा या उष्ण होगा। तो जहाँ पर विकल्प दिया हुआ था, विकल्प में से एक को चुना जाता है, बीच में या अथवा दिया हुआ आता है, वहाँ पर वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास का तीसरा भेद देखिए, समाहार द्वंद्व। इस समास में प्रयुक्त पदों के अर्थ के अतिरिक्त, यानी 2 पद जो होते हैं उनका जो अर्थ होता है उसी प्रकार का अर्थ और भी सूचित होता है। उन दोनों पदों के अलावा वैसा ही अर्थ और भी उसमें लगाया जाता है, वहाँ पर समाहार द्वंद्व होता है। अब देखिए इसमें समास विग्रह करते समय आदि या इत्यादि शब्द लगाते हैं, जोड़े देते हैं। उदाहरण देखिए, हाथ पांव, हाथ पांव आदि। जीवन को सफल बनाने के लिए हमें हाथ पांव चलाने पड़ते हैं। हाथ पांव चलाने का मतलब केवल हाथ पांव ही नहीं है,
शरीर के और भी अंग होते हैं। शरीर के और अंग, तो केवल हाथ पांव अर्थ आता है, इसके अलावा ऐसा ही अर्थ और भी निकलता है। नॉन तेल आदि या इत्यादि। घर गृहस्थी संभालोगे तब नॉन तेल का भाव पता चले जाएगा, यानी जब बड़े होंगे तो नॉन तेल का भाव पता चल जाएगा। नॉन तेल का मतलब केवल नमक और तेल ही नहीं है, इसमें गृहस्थी की सारी चीज़ें आ गई। चाय वाय कोई शब्द नहीं होता, लेकिन बोला जाता है चाय वाय, चाय आदि। चाय वाय लोगे क्या तो उसमें केवल चाय नहीं आता, नाश्ता भी आ जाता, और भी चीज़ें आ जाती है। धन दौलत आदि। धन दौलत कितनी है आपके पास, तो उसमें केवल पैसे नहीं आते, और भी चीज़ें आ जाती। अब देखिए, एक ही रूप वाले शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे धन दौलत हो गया था, रुपया पैसा है, घास फूस है। एक जैसे रूप वाले जो शब्द होते हैं वो समाहार द्वंद्व के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, द्वंद्व समास से संबंधित 2-3 बातें महत्वपूर्ण है, इनको आप ध्यान में रखना, याद रखना कि 1 से 10 तक की संख्याएं तथा 10 से भाज्य संख्या हो, जैसे 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 100 है, को छोड़कर अगर ये संख्या आती है तब तो द्वंद्व समास नहीं होगा। और अगर इनके अलावा कोई संख्या आ जाती है तो वहाँ समस्त संख्यावाची जो शब्द है वो किस में आ जाएंगे, द्वंद्व समास में आ जाएंगे। जैसे अभी एक उदाहरण था 35, इसमें 10 का भाग नहीं जाता है, इसलिए 35 है, ये किस में आ जाते हैं, द्वंद्व समास में आ जाते हैं। जैसे 40 है एक, ये 40 जो शब्द है वो द्वंद्व समास में नहीं आएगा। द्वंद्व समास में 1 से 10 तक की संख्या है और 10 से भाज्य संख्या है, द्वंद्व समास में नहीं आती, और बाकी की जितनी भी संख्या है वो किस में आ जाती है, द्वंद्व समास में आ जाती है। अगला देखिए, जब दोनों पद विशेषण हो और उसी अर्थ में आए, विशेषण के यानी विशेषता बताने के रूप में ही आए, तो वहाँ द्वंद्व समास नहीं होता है। वहाँ कौन सा समास हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। जैसे भूखा प्यासा, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, भूखा प्यासा आदि। ये तो द्वंद्व समास हो गया, लेकिन अब आगे देखिए, भूखा प्यासा लड़का आ रहा है। यहाँ ये भूखा प्यासा जो है वह किसकी विशेषता बता रहा है, लड़के की विशेषता बता रहा है। तो क्या हो गया, ये यहाँ पर विशेषण हो गया, और ये विशेषण आते ही क्या हो गया, कर्मधारय समास में चला जाएगा। ये किस रूप में आया, विशेषण के अर्थ में ही आया है। तो ध्यान रखना, अगर भूखा प्यासा अलग से दिया हुआ आता है तो द्वंद्व समास में आ जाएगा, और अगर विशेषण के रूप में दिया हुआ आता है कोई दोनों पद जो है वो कर्मधारय समास होगा। आप देखिए, एक बात और है इसमें, इस समास में ही सबसे ज़्यादा पदों का प्रयोग होता है। न्यूनतम कितने पद होते हैं समास में, 2 पद होते हैं। 6 जो समास के भेद है उनमें सबसे ज़्यादा पदों का प्रयोग जो है वह द्वंद्व समास में किया जाता है। एक उदाहरण देखिए, मेहमानों को दाल भात तरकारी पापड़ दही घी सलाद आदि खिलाए गए। ये सारे के सारे पद है और 2 से बहुत ज़्यादा पद है। तो सबसे ज़्यादा पदों का प्रयोग किस में किया जाता है, कौन से समास में किया जाता है, द्वंद्व समास में किया जाता है। ये कंपटीशन का प्रश्न बन गया, और आपको पता है एक पर्सन जो है वो कई लाखों लोगों से आपको आगे ले जाता है। तो मित्रों, प्यारे बच्चों, आज ये समास का जो टॉपिक है, वीडियो है, वो यहीं समाप्त करते हैं। आज 2 समास हमने पढ़े हैं, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। इस प्रकार से 4 समास हमारे हो गए हैं। अब 2 बचे हुए हैं जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को तुरंत दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो जाए और इसके आगे वाला जो वीडियो है वो आपको जल्दी प्राप्त हो। धन्यवाद।